नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने याद दिलाया वोकल फॉर लोकल का मंत्र, उपलब्धियों की लंबी लिस्ट भी गिनाई। कल से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र, एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। सत्र से पहले आज हुई सर्वदलीय बैठक, 2 घंटे तक चली मंथन। नेशनल हेराल्ड केस में बड़ा एक्शन, सोनिया और राहुल गांधी पर दर्ज हुई नई एफआईआर, आपराधिक साजिश रचने का लगा आरोप। 12 राज्यों में जारी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर बड़ा फैसला, 7 दिन आगे बढ़ी एसआईआर की टाइमलाइन, चुनाव आयोग ने जारी किया नया शेड्यूल। 4 दिसंबर को भारत दौरे पर आ रहे हैं रूसी राष्ट्रपति पुतिन, डिफेंस डील पर लग सकती है मुहर, दौरे को लेकर अमेरिका की कड़ी नजर। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के मन की बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 128वें एपिसोड में आज देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने नवंबर के महीने में देश में हुई प्रमुख घटनाओं और उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ये महीना कई प्रेरणाओं से भरा रहा। 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर सेंट्रल हॉल में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अलावा वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर देश भर में कार्यक्रमों की शानदार शुरुआत हुई। अयोध्या में राम मंदिर पर धर्म ध्वजा का आरोहण और हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पांचजन्य स्मारक का लोकार्पण भी इसी महीने हुआ। पीएम ने साथ ही कई उपलब्धियां गिनाई, कुछ लक्ष्यों का भी जिक्र किया। साथ ही मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने वोकल फॉर लोकल की भी पैरवी की। पीएम ने कहा कि प्यारे देशवासियों, मैं आप सभी से वोकल फॉर लोकल के मंत्र को साथ लेकर चलने की अपील करता हूं। सर, हर बार पीएम मोदी का मन की बात का कार्यक्रम खास होता है, लेकिन इस बार नवंबर का महीना खास था क्योंकि कई सारी उपलब्धि हमने हासिल की है। तो मन की बात कार्यक्रम कितना खास था? देखिए, बहुत ही खास था। लोकल फॉर वोकल की आप बात कर रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि किस तरीके से हिंदुस्तान के शिल्पकारों के द्वारा बनाई गई चीजों को वो G20 लेकर के गए थे और तमाम डिग्निटरीज को जिन्होंने गिफ्ट्स दिए, वो हिंदुस्तान के उसी लोकल फॉर वोकल अलग अलग इलाके की जो पहचान है उसको उन्होंने दुनिया के सामने रखा। और बड़ी बात इस पूरे मन की बात में एक बात जो दिल को छू गई कि उन्होंने किस तरीके से काशी में होने वाले ये तमिल संगमम के बारे में उन्होंने जानकारी दी और लर्न तमिल सीखने के लिए देशवासियों को और खास करके नॉर्थ इंडिया के लोगों को उन्होंने आह्वान किया। एक तरफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं इस देश के अंदर में, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो डीएमके हो, और भी तरह तरह की जो पार्टियां हैं, वो रीजनलिज्म के जरिए अपनी राजनीति को साधने में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी देश की एकता और अखंडता को आगे बढ़ाने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। ये फर्क है राहुल गांधी और उनके तमाम सहयोगियों में और प्रधानमंत्री मोदी के विजन में। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर यानी कि कल से शुरू होगा, जो कि 19 दिसंबर तक चलेगा। सत्र से पहले रणनीतिक बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। आज सरकार की तरफ से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक भी हुई है। बैठक में सभी दलों के नेताओं ने 2 घंटों तक मंथन किया। बैठक के बाद पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने कहा कि हम विपक्षी पार्टियों की बात सुनेंगे। ये विंटर सेशन है, हम उम्मीद करते हैं कि सब लोग ठंडे दिमाग से काम करेंगे और गर्मा गर्म बहस से बचेंगे। दूसरी तरफ विपक्ष पूरी तरह से हमलावर मोड में है। कल सुबह 10 बजे इंडी ब्लॉक के फ्लोर लीडर्स की महत्वपूर्ण बैठक राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में होंगी। इसमें सत्र की रणनीति तय की जाएगी, पर उम्मीद है विपक्ष फिर से हंगामा मचाएगा, सदन चलने नहीं दिया जाएगा। सर, कल से सत्र की शुरुआत है। आज ऑल पार्टी मीटिंग हुई, लेकिन क्या उम्मीद जताई जाए, विपक्ष क्या करेगा? जिन लोगों को ये उम्मीद है कि संसद के अंदर में सकारात्मक बातचीत होगी, गर्मा गर्म बहस नहीं होगी, तो वो राहुल गांधी की राजनीति को समझने में बिल्कुल फेल हो चुके हैं। यहाँ टी शर्ट छपवा लिए गए हैं,
प्लेकार्ड बना लिए गए हैं, बैनर और पोस्टर बना लिया गया है। वोट चोर गद्दी छोर, इस पूरे सेशन में इनका नारा होगा। एसआईआर के खिलाफ राहुल गांधी पार्लियामेंट के अंदर आंदोलन करने की सोच रहे हैं और यहां 2 घंटे का टाइम विपक्षी पार्टियों ने बर्बाद किया। खाना पीना खाए, चाय वाय पिया और वापस आ गए, मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें कर दी और कल सवेरे 11 बजे के बाद से उद्दंडता करना शुरू कर देगी। दिस इज व्हाट दे हैव बीन डूइंग एंड आई एम श्योर दे आर गोइंग टू डू इट अगेन। भाई इस मीटिंग में राहुल गांधी क्यों नहीं है? कल की मीटिंग में राहुल गांधी क्यों नहीं है? विपक्षी पार्टियों की बैठक हो रही है, अपने आप को सबसे बड़ा लीडर बता रहे हैं, डर के मारे नहीं जा रहे हो कि तृणमूल वाले बाकी लोग जो है वो राहुल गांधी को नेता मानने से इनकार कर देंगे? भाई लोकसभा का एलओपी, उसके नेतृत्व में विपक्षी पार्टियों की बैठक होगी या रिटायर्ड मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में बैठक होगी? तो कहने का मतलब ये है कि कुछ होना जाना है नहीं। सरकार को अपनी स्ट्रेटजी बनानी होगी। 10-12 बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून पेश होने हैं। इन लोगों के चक्कर में रह करके समय देश का और पार्लियामेंट का बर्बाद नहीं होना चाहिए। इन लोगों को अगर प्रोटेस्ट करना है, सदन के बाहर जितना प्रोटेस्ट करें वो करने दीजिए, क्योंकि वो इससे बाज नहीं आने वाले हैं। सरकार को अपना काम करना चाहिए। जी, तो उम्मीद करते हैं विपक्ष जरूर हंगामा करेगा। तो वहीं सत्र से पहले राहुल सोनिया गांधी को बड़ा झटका लगा है। खबर यह है कि नेशनल हेराल्ड केस में नई एफआईआर दर्ज हो गई है। इसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर आपराधिक साजिश का आरोप है। इस एफआईआर में उनके साथ 6 अन्य लोगों और 3 कंपनियों को भी आरोपी बनाया गया है। ये नई एफआईआर दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने दर्ज की है। आरोप है कि कांग्रेस से जुड़ी कंपनी एजेएल यानी कि एसोसिएट जनरल्स लिमिटेड को धोखाधड़ी से अपने कब्जे में लेने के लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की गई। यह एफआईआर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ 3 अक्टूबर को ईडी की शिकायत पर दर्ज की गई है। एफआईआर पर कांग्रेस भड़की हुई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी उसके नेतृत्व के खिलाफ उत्पीड़न, धमकी और प्रतिशोध की राजनीति जारी रखे हुए है। सर, एफआईआर दर्ज हुई है, कितना बड़ा झटका राहुल सोनिया? देखिए, ये बहुत बड़ा झटका है। मनु सिंघवी साहब, जयराम रमेश साहब ये आकर के कह रहे हैं कि भाई इन दोनों की जोड़ी, भाई आप लोगों ने तो जेल में डालने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। झूठे गवाह, झूठे सब कुछ, झूठा नैरेटिव क्रिएट करके गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को जेल में डालने का कौन सा आप कुकर्म आपने नहीं किया? और ये सारा केस तो सीधा और सिंपल है, ओपन एंड शट केस है ये। प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह को क्या लेना देना? 2012 से चल रहा है, जब आपकी सरकार थी। उस समय आपने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, पटियाला हाउस कोर्ट आप गए, आप हाई कोर्ट गए, आप सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से कोई राहत नहीं मिली। सीधा सीधा सवाल का सीधा सीधा जवाब देना चाहिए। 50 लाख रुपए में आपने हजारों करोड़ की संपत्ति कैसे अर्जित कर ली? ये एजेएल का सारा मालिकाना हक गांधी परिवार के पास कैसे चला गया? ये मिस्ट्री बता दे, कोई आकर के समझा दे। पैसा कहां से आया, कैसे खरीदा गया या धोखाधड़ी हुई? ये कानूनी प्रक्रिया है जो चल रही है, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है 2012 से ये मामला चल रहा है, लटका हुआ है, घसीटा हुआ है। इन सब चीजों में विलंब करने से लोगों का विश्वास पूरी की पूरी न्याय प्रक्रिया से उठता है। लोगों को यही लगता है कि बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। 12-14 साल जो है बर्बाद हो गए और आप लोग कोई एक एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो ये सिस्टम में जो सड़ांध है उसको भी दुरुस्त करने की आवश्यकता है। जी, तो एक बहुत बड़ी मुसीबत में गांधी परिवार फंस चुका है। बात अब अगले खबर की। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर प्रक्रिया की समय सीमा 7 दिन बढ़ा दी है। आयोग की ओर से पूर्व आदेश को निरस्त करते हुए नया शेड्यूल जारी किया गया है। अब एसआईआर प्रक्रिया में फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 4 दिसंबर नहीं रही है। अब एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने का समय 11 दिसंबर तक है। इसी तरह वोटिंग सेंटर्स की रीअरेंजमेंट भी 11 दिसंबर 2025 तक पूरी करनी होगी। सर, जो लोग ये कह रहे थे कि समय बहुत कम है, बीओली के ऊपर काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है, अब तो समय बढ़ा दिया गया। ये तो लेने के देने पड़ गए। ममता बनर्जी अब ये सोच रही होगी कि हमने क्यों ये सब तमाशा किया। चुपचाप
अपने बीएलओस के जरिए, अपने बीएलएस के जरिए वो एसआईआर प्रक्रिया को पूरा करवा सकती थी, लेकिन अभी लेने के देने पड़ गए। ज़्यादा अक्लमंदी कभी कभी बहुत महंगा पड़ जाता है। कल से दो बड़ी घटनाएं हुई। एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, उनको ऑब्जर्वर बना करके बंगाल भेजा गया और 12 और आईएएस अधिकारियों को इसमें लगाया गया, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी दी गई, समय भी बढ़ा दिया गया। मतलब वेरिफिकेशन का भी टाइम जो है अब ज्यादा हो गया। जितना ज्यादा समय लगेगा अब उतना स्क्रूटनी ज्यादा होगा। अब बहानेबाजी भी नहीं चलेगी। मतलब ये कि दो चीजें एक साथ हुई, एक तो आपने एक्सटेंड कर दिया और सिस्टम को थोड़ा और टाइट कर दिया। कहने का मतलब ये है कि ये जो विरोध हो रहा था, जिस चीज को बचाने के लिए, जिस चीज को छिपाने के लिए विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही थी, वो पर्पस ठीक उल्टा हो गया। अब आगे आगे देखिए कि कल से किस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर, ये चाहे टीएमसी हो चाहे वो कांग्रेस हो, ये छटपटाती हुई नजर आएगी। क्योंकि अब तो आपके मन मुताबिक समय को एक्सटेंड कर दिया गया, लेकिन ये समय को एक्सटेंड करने का इस्तेमाल इसी और भी ज्यादा स्क्रूटनी में लगाएगी। ये ममता बनर्जी के लिए बुरी खबर है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। रूस के राष्ट्रपति पुतिन जल्द ही भारत में होंगे। पुतिन के भारत दौरे को लेकर आधिकारिक तौर से शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया गया है। जानकारी दी गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर राष्ट्रपति पुतिन 4 दिसंबर को भारत आएंगे। वो 5 दिसंबर तक भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। इस मुलाकात के नतीजों पर दुनिया के बड़े हिस्से, खास तौर से यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की नजर है। इसे अमेरिका के खिलाफ मोर्चे की तरह से भी देखने की कोशिश की जा रही है। साथ ही दोनों देश रक्षा, परमाणु ऊर्जा, तेल, गैस, अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी और व्यापार जैसे क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे। खास ध्यान अगली पीढ़ी की एयर डिफेंस प्रणालियों पर रहेगा, जिसमें रूस की S-500 प्रणाली पर बातचीत की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। सर, राष्ट्रपति पुतिन इंडिया आ रहे हैं, तैयारी क्या है और ये दौरा कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, डिप्लोमेसी में इशारा बहुत बड़ा होता है। जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है, पुतिन साहब कहां गए? एक, वो अलास्का गए डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करने के लिए और वहां से वापस लौट आए। और दूसरा, वो मल्टीलैटरल प्रोग्राम था एससीओ की बैठक जो चीन के अंदर हुई। बाइलैटरल बातचीत के लिए हिंदुस्तान वो आ रहे हैं। यूक्रेन वॉर के बाद ये उनका पहला इस तरह का विजिट है, जहां आप किसी देश के साथ, तो ये अपने आप में पूरी दुनिया को ये खबर चली गई। जिस तरीके से ईयू और पुतिन के बीच, जिस तरह से अमेरिका और पुतिन के बीच, अभी तो प्लान ही चल रहा था कि पुतिन साहब और ट्रंप बातचीत करेंगे, यूक्रेन के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और पुतिन साहब जो है वो दिल्ली आ रहे हैं। अब दिल्ली आ रहे हैं तो उसके दो मायने हैं। एक तो ग्लोबल स्तर पे एक सिग्नलिंग चला गया कि इंडिया इज ए मेन प्लेयर। ये कोई अब छोटा मोटा मुल्क नहीं है, हिंदुस्तान ग्लोबल पॉलिटिक्स का एक अहम हिस्सा है। ये इशारा पुतिन साहब ने दिया। और दूसरा इशारा हिंदुस्तान की तरफ से अमेरिका को गया, पाकिस्तान को गया और चीन को गया। अमेरिका को यह इशारा जा रहा है कि आप अपने व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हिंदुस्तान के ऊपर जितनी बातचीत आपको करनी है, कटाक्ष करना है, जो कुछ भी करना है आप करते रहिए, लेकिन हम अपनी हाथी की चाल में, अपने नेशनल इंटरेस्ट में रूस के साथ दोस्ती आगे बढ़ाते रहेंगे। आपने कहा तेल, हमने कहा कि चाहिए, आपको जो करना है, जो कहना है करते रहिए। आपको 50% लगाना है टैरिफ, लगा लो। हमारी इकॉनमी वैसे भी 8.2% के हिसाब से बढ़ रही है। दुनिया के सबसे मेजर इकॉनमीज में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी हिंदुस्तान है। तो वो एक तो जवाब दिया ही क्या, अब हथियार नहीं लेंगे आपसे, वो आपका डब्बा F-35, हम रूस के साथ S-500 के ऊपर डील करेंगे। तो ये तो एक इशारा गया ही, और ये इशारा पाकिस्तान को भी गया और चीन को भी गया। तो कई मायने में पुतिन साहब
का ये जो विजिट है वो प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की दोस्ती के साथ साथ हिंदुस्तान के रुतबा को पूरी दुनिया में बढ़ाने वाला है, इसलिए पूरी दुनिया की नजर है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।